सादर नमस्कार। प्रस्तुत है श्री जैनेन्द्र कुमार जी की लिखी कहानी किसका रुपया। रमेश अनमना बढ़ता चला आया था, सो अनमना बढ़ता चला गया। उद्देश्य उसमें खो गया था। गिनती की भांति पड़ते हुए उसके कदम ही थे जो उसे लिए जा रहे थे। स्कूल में मास्टर ने उसे मारा था। कसूर कि आज 5 में से 2 सवाल उसके गलत निकले। क्लास का वह अव्वल लड़का है, हिसाब में होशियार है। मास्टर सब लड़कों को दिखाकर उसकी तारीफ करते हैं। आज उसी के 2 सवाल गलत आए तो मास्टर को गुस्सा आ गया। गुस्सा न आता अगर और लड़कों में किसी के सवाल सही न आते। मास्टर रमेश को बहुत चाहते थे, पर जब उसी रमेश के 2 सवाल गलत और दूसरे एक लड़के के 5 सवाल सही आए तो मास्टर को बड़ी झुंझलाहट हुई। जिस पर एक शरारती लड़के ने कहा, मास्टर जी 3 तो मेरे ही सही हैं और आप रमेश को होशियार बताते हैं। मास्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। गंभीरता से कहा, रमेश यहां आओ। रमेश डरता डरता पास आया। हाथ फैलाओ। रमेश ने हाथ फैलाए। मास्टर ने हाथ के फुटे को कसकर 2-3 बार उसकी हथेली पर मारा और कहा, जाओ उस कोने में मुर्गा बनकर खड़े हो जाओ। रमेश क्लास का मॉनिटर था। मास्टर की बात सुनकर वह गया नहीं, वहीं खड़ा रहा। मास्टर ने कहा, सुना नहीं, जाओ मुर्गा बनो। रमेश चलकर अपनी जगह आया और बस्ता खोलकर बैठ गया। मास्टर ने यह देखा तो गरज कर कहा, रमेश सुना नहीं हमने क्या कहा, जाकर मुर्गा बनो। जवाब में रमेश गुमसुम बैठा रहा। मास्टर तब तक अपनी जगह से उठकर आए और कान पकड़कर रमेश को खड़ा करते करते 2-3 चपत कनपट्टी पर रख दिए। फिर बकियाते हुए कहा, निकल जाओ मेरे क्लास से। रमेश क्लास से निकलकर चला आया। घर पर आया तो माँ ने पूछा, क्या है? रमेश चुप। क्या है? ले, ये संतरे लुकाट तेरे लिए रखे हैं। रमेश गुमसुम बैठा रहा और कुछ नहीं छुआ। माँ ने हंसकर कहा, आज के पैसे का ऐसा क्या खाया जो भूख नहीं लगी? और हाँ, क्या आज स्कूल इतनी जल्दी हो गया? जवाब में रमेश ने सवेरे मिला पैसा अपनी जेब से निकाला और तख्त पर रख दिया। बोला चाला नहीं। माँ ने पूछा, क्या रे, क्या हुआ है जो ऐसा हो रहा है? रमेश नहीं बोला और बीच बात उठकर दूसरे कमरे में खाट पर पैर लटकाकर अंगुली के नखों को मुंह से कुतरता हुआ बैठा रह गया। माँ फल की तश्तरी लेकर आई। कहा, बात क्या है? मास्टर ने मारा है? प्यार से रखे माँ के हाथों को रमेश ने अपने कंधे से अलग झटक दिया और न जाने क्या बुदबुदाता रहा। माँ ने चिरौरियां की, प्यार से पूछा, मुंह में छिला लुकाट जबरदस्ती दिया, पर रमेश किसी तरह नहीं माना। वह जाने ओठों ही ओठों में क्या बुदबुदाता था। त्योरियां उसकी चढ़ी हुई थीं और कुछ साफ न बोलता था। होते होते माँ को भी गुस्सा आ गया। उसने भी दोनों तरफ चपत रख दिए और कहा, बदशऊर से कितना कह रही हूं, लेकिन जो कुछ बोले भी, हर वक्त झिंकाने के सिवा कुछ काम नहीं। हाँ तो बोलता नहीं है तो इस घर में क्यों आया था? न आए मेरे सामने न कलेश मचे। रमेश इस पर कुछ देर तो वहीं गुमसुम बैठा रहा, फिर खाट से उतर मुंह उठाकर घर से बाहर होने चला। माँ ने कहा, कहाँ जाता है, चल इधर। पर रमेश चलकर इधर नहीं आया, आगे ही बढ़ता गया। इस पर जरा देर तो माँ अनिश्चित मान में रही, फिर झपटी और सीढ़ी उतर दरवाजे से बाहर झांकी तो गली के मोड़ तक रमेश कहीं दिखाई नहीं दिया। माँ इस पर झींकती बड़बड़ाती भीतर गई और सोचने लगी कि यह उन्हीं के काम है कि जरा से लड़के को इतना सिर चढ़ा दिया है। तारीफ कर करके आज ये हाल कर दिया है कि माँ को तो कुछ समझता ही नहीं। मेरा क्या,
ऐसे ही बिगड़कर आगे कुल को दाग लगाएगा तो मैं क्या जानूं। अभी हाथ में नहीं रखा तो लड़का फिर आगे क्या बस में आने वाला है। उचक्का बनेगा उचक्का, और नहीं तो। उधर रमेश बढ़ा चला जा रहा था। चलने में उसकी दिशा न थी, न कदमों में अगला पिछला था। चलते चलते वह घास के मैदान में आ गया और वहां एक जगह बैठ गया। धूप में इतनी तेजी न थी, धीरे धीरे वह ढलती जा रही थी। दूर तक कटी दूब का गलीचा बिछा था। पार पेड़ों से घिरी सड़क बल खाती जा रही थी। एकाध छोटी गाय घास चर रही थी। ऊपर आसमान के शून्य विस्तार में इक्की दुक्की चील उड़ती दिखती थी। बैठे बैठे उसे आधा 1-2 घंटे हो गए। इस बीच वह कुछ खास नहीं सोच सका। जहां था वहीं रहा था। उसके मन में मास्टर था न माँ थी। मन में कुछ न था, बस एक अजीब बेगानगी थी कि वह अकेला है। अकेला अकेला, सब है पर कुछ नहीं है। बैठे बैठे गुस्सा और क्षोभ उसका सब धुल गया था। उसमें अभियोग नहीं था, न शिकायत थी। बस एक रीतापन था कि जैसे कहीं कुछ भी न हो। देखा कि एक पिल्ला जाने कहां से बिछुड़कर उसके आसपास कुछ ढूंढ रहा है। वह कूं-कूं कर रहा है। कभी वह कुछ सोचता है और तभी भाग छूटता है। रमेश की तबीयत हुई कि उसके साथ खेले। जब तक पास रहा वह पिल्ले की तरफ देखता रहा। उसकी अटखेलियां उसे प्यारी लग रही थीं। पर जाने वह पिल्ला उससे कितना दूर था। इतनी दूर कि मानो उसके और इसके बीच समुंदर फैला हो। वह खुद इस पार हो और पिल्ला दूसरी पार, और वह उसके खेल में भाग न बटा सकता हो। पिल्ला खेल के लिए हो और वह बस देखने के लिए। धीरे धीरे वह पिल्ला कूं-कूं करता पास आ गया, बिल्कुल पास आ गया। रमेश मुग्ध बना उसे देखता रहा, पर मुंह से आवाज देकर या हाथ फैलाकर उसे बुला न सका। पिल्ला पास से और पास आता हुआ उसे बड़ा प्यारा लगता था, और वह क्यों एकदम आकर रमेश की देह से सट नहीं जाता। रमेश एकदम निष्क्रिय और निर्विरोध पड़ा था। वह खुश होता कि पिल्ला उसकी छाती पर चढ़कर उसके एकाकीपन को भंग कर डालता। वह चाहता था कि कोई उसे अपने से छुड़ा दे। अपने में होकर वह एकदम अवसन्न हो और निरर्थक बन रहा था, जैसे वह है ही नहीं। पर पिल्ले ने पास आकर रमेश के मुंह के पास सूंघा, कमीज के छोर को सूंघा, फैले हुए पैरों की अंगुलियों के पास नाक लगाकर उसे सूंघा और फिर लौटकर चल दिया। रमेश उत्सुक था। वह बाट में था कि यह पिल्ला जरूर उससे उलझेगा। पर इतने पास आकर जब वह लौट चला तो रमेश ने एक सांस छोड़ी। मानो उसके मन में हुआ कि ठीक है, यह भी मुझे नहीं चाहता, कोई मुझे नहीं चाहता। इसी तरह काफी देर वह बैठा रहा। अब सांझ हो चलेगी। दूर पास पगडंडी पर घास में लोग आ जा रहे हैं। दिन का काम शाम के आराम के किनारे लग रहा है। पेड़ चुप हैं। सड़क पर मोटरें इधर से उधर भागती निकल जाती हैं। होते होते सहसा वह उठा। उसके मन में कुछ न रह गया था, न इच्छा न अनिच्छा, न क्रोध न खुशी। बस एक अलक्ष्य के सहारे वह अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते अरे ये क्या, वह 2 डग और लौटा, झुककर देखा। सचमुच रुपया ही था। उसने उसे उठाया, इधर उधर से देखा, एकदम रुपया ही था। उसे बड़ी खुशी हुई, लेकिन फिर सहसा अपनी खुशी को मानो गलत जानकर वह गंभीर हो गया। रुपया जेब में रख लिया और धीर गंभीर बनकर आगे चलने लगा। पर पैसे की कीमत का उसे पता था। 1 पैसे में मिठाई की 8 गोलियां आती हैं। 1 रुपए में 64 पैसे होते हैं। 64 में से हर एक पैसे की 8-8 गोलियां, और पेंसिल लाल नीली, और पेंसिल बनाने का चाकू, और रबर फुटा, और अनेक प्रकार, और मिठाई और खिलौने, हाँ, और नई स्लेट और चाक, चाक की लंबी लंबी बत्तियां, और कांच की रंग बिरंगी गोलियां, और लट्टू और पतंग और गेंद और सीटी,
इस तरह बहुत सी चीजों की तस्वीरें उसके मन में एक एक कर आने लगीं। वे बड़ी जल्दी जल्दी आ रही और गुजर रही थीं। उसके मन की आंखों के आगे से जैसे एक जुलूस ही निकलता चला जा रहा था। उनको देखकर मन में उछाह उछाह आता था, पर अब भी वह ऊपर से गंभीर और आहिस्ते आहिस्ते चला जा रहा था। धीमे धीमे कदमों में तेजी आ गई, मानो अब उनमें लक्ष्य है। पैर उसे नहीं, वह पैरों को चला रहा है। चेहरे पर भी अभाव अब नहीं रह गया है। अपनी कल्पनाओं से अब उसे विरोध नहीं है, वह उनका हमजोली है। उनके रंग में हमरंग है। जुलूस उसी का है और उसमें चलने वाली रंग बिरंगी हर चीज उसकी ताबेदार है। उसने जेब से रुपया निकाला और देखा, फिर रखा, फिर निकाला और फिर देखा। वह जल्दी घर पहुंचना चाहता था। वह मां को कहेगा, नहीं, नहीं कहेगा। रुपये को जेब में रख लेगा और कुछ नहीं, मिठाई मां को दूंगा, सबको दूंगा, सबको सबको मिठाई दूंगा। इस तरह चलते चलते रमेश अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा कि वहीं से उत्साह में चिल्लाया, अम्मा, अम्मा। उसकी अम्मा की कुछ न पूछिए। रमेश के चले जाने पर कुछ देर तो वह रूठी रही, फिर यहां वहां डोलकर उसकी खोज करने लगी, पर रमेश यहां मिला न वहां। कायस्थों के घर की शांति से पूछा तो उसे पता नहीं, अग्रवालों के यहां प्रकाश से पूछा तो उसे भी खबर नहीं। वह सारा मोहल्ला छान आई पर रमेश कहीं न मिला। पहले तो इस पर उन्हें बड़ा गुस्सा आया, फिर दुश्चिंताएं घेरने लगीं। आखिर हार हूर कर घर में अपने काम से लगी और दफ्तर गए रमेश के बाप को कोस कोस कर मन भरने लगी। और उन्होंने ही तो ऐसा बिगाड़ कर रख दिया है, अपनी ही चलाता है, और जरा कुछ कह दो तो मिजाज का कुछ ठिकाना नहीं, जाने कहां जाकर मर गया है। कमबख्त। भला कुछ ठीक है? मोटर है, साइकिल है, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, फिर से मूड़ कटे डंडे वाले कंजर घूमते फिरते हैं, कहते हैं, बच्चों को झोली में डालकर ले जाते हैं। कहां जाकर नस गया, मर मिटा। मेरी आफत है, बस सब काम में मैं ही। भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता। दरवाजे से रमेश की आवाज सुनते ही उनका दिल उछल पड़ा। सोचा कि आने दो, उसकी हड्डियां तोड़कर रख दूंगी। दुष्ट ने मुझे कैसा सताया है। पर इस ख्याल के बावजूद उनकी आंखों में पानी उतर आने को हो गया और भीतर से उमड़कर बालक के लिए बड़ा प्यार आने लगा। रमेश ने कहा, अम्मा, अम्मा, सुन। अच्छा, मैं नहीं बताता। अम्मा ने अपने विरुद्ध होकर डांट कर कहा, कहाँ गया था रे तू? यहां मैं हैरान हो गई हूं, अब आया तू? रमेश ने वह कुछ नहीं सुना। बोला, अम्मा, सच कहता हूं, दिखाऊं तुम्हें? अम्मा ने कहा, क्या दिखाएगा? ले आ, भूखा है, कुछ खा ले। कहकर मां ने रमेश के कंधे पर प्यार का हाथ रखा और रमेश छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ। बोला, पास से नहीं, दूर से देखो, नहीं तो ले लोगी। ये देखो। अरे, रुपया कहां से लाया है? रास्ते में पड़ा था। देखूं? रमेश ने पास आकर रुपया मां के हाथ में दे दिया। मां ने उसे अच्छी तरह परख कर देखा, एकदम खरा रुपया था। रमेश ने कहा, लाओ। मां ने कहा, तू क्या करेगा? ला, रख दूं? मेरा है। हाँ, तेरा है, मैं कोई खा जाऊंगी? मां का ख्याल था कि रमेश रुपया बेकार डालाएगा। रुपया आने पर वह बेहद खुश थी। इस रुपये में अपनी तरफ से कुछ और मिलाकर सोचती थी कि रमेश के लिए कोई बढ़िया इनाम की चीज मंगा दूंगी। ऐसे उसके हाथ से रुपया नाहक बर्बाद हो जाएगा। पर रमेश के मन में से अभी वह जुलूस मिटा नहीं था। सोचता था कि मैं यह लाऊंगा, वह लाऊंगा और मिठाई की गोलियां लाकर एक एक को बहुत खिलाऊंगा। पर यह क्या कि उसकी मां अन्याय से रुपया ही छीन लेना चाहती है। उसको यह बहुत बेजा मालूम हुआ। उसने कहा, रुपया मेरा है, मुझे मिला है। मां ने कहा, बड़ा मिला है तुझको, कमाए तब मेरा तेरा करना, चुप रह।
रमेश का अंतःकरण यह अन्याय स्वीकार नहीं कर सका। उसने कहा, रुपया तुम नहीं दोगी? माँ ने कहा, नहीं दूंगी। रमेश ने फिर कहा, नहीं दोगी? माँ ने कहा, बड़ा आया लेने वाला, चुप रह। नतीजा यह कि रमेश ने हाथ पकड़कर रुपया लेने की कोशिश की। माँ ने हंसकर मुट्ठी बंद कर ली। कहा, अलग बैठ। पर रमेश अलग न बैठकर मुट्ठी पर जूझता रहा। माँ पहले तो टालती रही, फिर बालक की बदशऊरी पर उन्हें गुस्सा आने लगा और जब जोर लगाते लगाते अचानक रमेश ने उनकी मुट्ठी पर दांत से काट खाया तो माँ ने एकाएक ऐसे जोर से कनपटी पर चपत दी कि बालक सिटपिटा गया। हाथ उससे छूट गया और क्षणिक सहमा हुआ वह माँ की ओर देखता रह गया, मानो पूछता हो कि क्या यह सच है। जवाब में उसने माँ की आंख में चिंगारी देखी। माँ के मन में था कि लड़का है कि राक्षस, बदमाश, काटता है। माँ की तरफ निमिष भर इस तरह देखकर वह अपनी कनपटी को मलता हुआ गुमसुम वहां से अलग चल दिया, रोया नहीं। कुछ दूर चलने पर माँ ने रुपया उसकी तरफ फेंक दिया। रमेश ने उस तरफ देखा भी नहीं और चलता चला गया। रमेश के पिता 5:30 बजे दफ्तर का काम निपटा घर लौटे। साइकिल आज नहीं थी, इससे सड़क छोड़कर घास के मैदान में रास्ता काटकर चले। रास्ते में क्या देखते हैं कि एक 10-11 बरस की लड़की भयभीत इधर उधर रास्ते पर आंख डालती चली आ रही है। सलवार पहने है और कमीज, और ऊपर सर से होती हुई ओढ़नी पड़ी है। लड़की मुसलमान है और उसके एक हाथ में छोटी सी पोटली है। पैर जल्दी जल्दी रख रही है और इधर उधर चारों तरफ निगाह फेंकती हुई बढ़ रही है। चेहरे पर हवाइयां हैं और आंखों में आंसू आ रहे हैं। सांस भरी सी लेती है और कुछ मुंह में बुदबुदाती है। रमेश के बाबूजी ने पूछा, क्या है बेटी? लड़की पहले तो सहमी सी देखती रही, फिर रोने लगी। हाय रे, मैं क्या करूं? अम्मा मुझे बहुत मारेंगी, अम्मा मुझे बहुत मारेंगी। हाय रे, मैं क्या करूं? बाबू ने पूछा, बात क्या है बेटी? लड़की बोली, 1 रुपया और 1 एकन्नी थी, कहीं रास्ते में गिर गई। लड़की ने कहा, मैं जा रही थी, यहीं कहीं गिर गई। घर के पास पहुंचकर देखा कि गिर गई है। ये अभी हाल ही जा रही थी, अभी अभी हाल, बहुत देर नहीं हुई। हाय रे, अब मैं क्या करूं? अम्मा मुझे मारेंगी, अम्मा मुझे बहुत मारेंगी। लड़की डर के मारे बदहवास थी। 17 आने की कीमत इस लड़की या उसकी माँ के लिए जरूर 17 आने से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि लड़की गरीब घर की मालूम होती थी। बाबूजी ने पूछा, रुपया कहाँ गिरा बेटी? लड़की ने यहाँ वहां और सभी जगह बताया कि गिरा होगा। तब बाबूजी ने कहा कि अब तो रुपया क्या मिलेगा, और लड़की को दिलासा देना चाहा, पर लड़की का डर थमता न था। हाय रे, अम्मा मुझे बहुत मारेंगी। हाय री मैया, मैं क्या करूं? अम्मा बहुत मारेंगी। करुणा के वश रमेश के बाबूजी उस रास्ते पर पीछे की ओर और सामने की ओर काफी दूर दूर तक उस लड़की के साथ घूमे, पर रुपया नहीं दिखा और इकन्नी भी नहीं दिखी। ऊपर से रोशनी भी कम हो चली थी। बाबूजी को बड़ी दया आई थी। लड़की के मन में हौल भरा था। हाय रे, अम्मा क्या कहेंगी? अम्मा मुझे बहुत मारेंगी। मालूम होता था कि लड़की को माँ का डर तो है ही, उसके नीचे यह विश्वास भी है कि रुपया खोना सच ही इतना बड़ा कसूर है कि उस पर लड़की को मार मिलनी चाहिए। इसी से यह डर ऊपर का नहीं था, बल्कि उसके भीतर तक भरा हुआ था। वह फटी आंखों से इधर उधर देखती थी और कहीं कुछ सफेद मिलता तो लपक कर उसकी तरफ झुकती थी, पर हाथ में कभी चीनी का टुकड़ा आया रहता तो कभी कोई सूखा पत्ता या कभी सिर्फ चमकदार पत्थरी। रमेश के बाबूजी ने काफी समय लगाकर उसे सहायता दी। आखिर रुपए और इकन्नी में से कुछ नहीं मिला तो यह कहते हुए विदा लेने लगे कि बेटा, अब अंधेरा हुआ,
कल देखना, किस्मत हुई तो शायद मिल भी जाए। लड़की सुनकर इस आखिरी हमदर्द को जाते हुए देखकर आंखें फाड़े खड़ी रह गई। बाबू बेचारे क्या करते, दिल को मजबूत कर घर की तरफ मुंह उठाते हुए चलते चले गए। ख्याल आया कि चलूं और लौटकर 1 रुपया उसके हाथ में रख दूं और कहूं, बेटी इकन्नी तो इसके पास पड़ी हुई मिली नहीं, ये अपना रुपया लो। पर इस ख्याल को बराबर ख्याल में ही लिए और दोहराते हुए वह एक पर एक डग बढ़ाते घर की तरफ चलते चले गए। घर पहुंचे तो बाहर सड़क पर एक तरफ देखा कि बुद्ध भगवान की तरह विरक्त रमेश बाबू बैठे हैं। पिता ने कहा, अरे रमेश, क्यों, क्या है, यहां क्यों बैठा है? रमेश ने सुनकर मुद्रा और पारलौकिक कर ली और कोई जवाब नहीं दिया। पिता ने हाथ के झोले को दिखाकर कहा, अरे चल, देख तेरे लिए क्या लाया हूं। रमेश ने न देखा न सुना। कोई उससे मत बोलो, किसी का उससे कुछ मतलब नहीं, तुम सब जियो, वह अब मरेगा। रमेश के पिता मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। सोच लिया कि इस घर में जो कुछ है रमेश की माँ है। अंदर आके देखा कि रमेश की माँ भी अनमनी है। बरामदे में पड़े हुए रुपए को उठाकर कमरे से घूमते हुए कहा, क्यों, क्या बात है, आज तो चूल्हा भी ठंडा है। मालूम हुआ कि बात यह है कि रमेश की माँ को अभी अपने मायके पहुंचाना होगा, क्योंकि इस घर में जब उसे कोई चीज ही नहीं समझा जाता तो उसके रहने और सबका जी जलाने से क्या फायदा। तुम मर्द होकर समझते हो कि दफ्तर के सिवाय तुम्हें दूसरा काम ही नहीं है, और इधर यहाँ तुम्हारा लाडला जो बिगड़ रहा है उसकी खबर नहीं लेते। सिर तो मेरे सब बीतती है। नहीं नहीं, मुझे कल की गाड़ी से बाप के घर भेज दो, कांटा कटेगा और तुम सब खुश होंगे, इत्यादि। रमेश के पिता ने कहा कि वह तो खैर देखा जाएगा, पर यह रुपया कैसा बाहर पड़ा था, लो। मालूम हुआ कि रमेश की माँ को उस रुपए में कोई आग नहीं देनी है, फेंक दो उसे भाड़ में। अब तो रमेश के पिता का माथा ठनका, पर उन्होंने धीरज से काम लिया, रमेश की माँ को मनाया, उठाया। इस आश्वासन पर वह मान गई और उठ गई कि रमेश को सुधारना होगा। पर सबके बाद रुपए का हाल मालूम किया तो रमेश के पिता सर पकड़कर बैठ गए। कुछ देर में सुध हुई तो तेज चाल से उस घास के मैदान में पहुंचे कि ओ परमात्मा, वह लड़की मिल जाए, पर वहां कहीं लड़की न थी। वह कहते हुए डोलते फिरे कि बेबी, यह रहा तुम्हारा रुपया, पर लड़की वहां कहाँ थी कि सुने। रुपया हाथ में लिए हसरत से वह देखते रह गए कि अब वह उन्हें और कहाँ मिलेगी। कहानी में बने रहने के लिए धन्यवाद।